बच्चों देखिए, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आता है विसरण और परासरण में अंतर समझने में। विसरण क्या होता है, परासरण क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को पढ़ते हैं किताब में, लेकिन किताबी भाषा में इतना ना वो टफ करके दे देता है टेक्निकल लैंग्वेज में कि बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो इस वीडियो में हम विसरण और परासरण को एकदम आसान और देसी भाषा में समझाने वाले हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और उम्मीद करते हैं ये वीडियो देखने के बाद आपको विसरण और परासरण में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। और फिर भी अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट बच जाता है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। जय हिंद। विसरण और परासरण, देखिए एक क्या होता है विसरण, क्या होता है विसरण। तो पहले हम लोग विसरण के बारे में समझते हैं। किसके बारे में? विसरण। विसरण का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा घने क्षेत्र से, बहुत ज़्यादा क्या है घना क्षेत्र, घना क्षेत्र से निकल कर और किस क्षेत्र में चला जाना? खलिया क्षेत्र में। समझ में आया? मतलब कहेगा, आपको किताबी भाषा में बता रहे हैं, किताबी भाषा में बोलेगा कि अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से निकलकर कम सांद्रता वाले क्षेत्र में जाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। ये तो किताबी भाषा समझ, कोई किसी को समझ में आया ये बात? किसको किसको समझ में आ गया? जिसको समझ में आ गया वो लोल है, क्योंकि अभी हम समझेबे नहीं किए। जब समझेबे नहीं किया तो तुम लोग को समझ में कैसे आ गया? देखो, अधिक सांद्रता, अधिक सांद्रता का मतलब होता है अधिक घनत्व, अधिक घनापन। समझ में आया? घनत्व जैसे आप लोग ट्रेन में चढ़े हैं, ट्रेन का एक जनरल बोगी होता है कभी गए हैं जनरल बोगी में? एकदम ठूस ठूस के उसमें भाड़ा रहता है। तो बताइए उसमें सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ है? ट्रेन के अंदर है कि ट्रेन के बाहर है? ट्रेन के अंदर है। एक स्लीपर होता है, उसमें ज्यादा भीड़ नहीं होता। एसी में तो सफा भीड़ नहीं होता है। समझ में आया? तो बताइए इसमें सबसे ज्यादा घनत्व आपको कहाँ, सबसे अधिक सांद्रता घनत्व भीड़ कहाँ देखने को मिलेगा? जनरल वाला में कि एसी वाला में? जनरल वाला में। अब कोई आदमी जनरल बोगी में से उतर कर एसी बोगी में घुस गया, वो अलग बात है, टीटी जाएगा तो व्यवस्था करेगा समझ में आया? जनरल बोगी में से उतर कर और कहाँ घुस गया? एसी वाला बोगी में। तो इसी को कहेंगे हम लोग क्या? विसरण। क्या कहेंगे? विसरण। यानी अधिक भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र से निकल कर कम भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र में क्या हो जाना? चले जाना। इसे क्या कहेंगे? विसरण। कोई दिक्कत है? अब देखिए इसको एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं जी। ठोस द्रव गैस तीनों में काम करता है। विसरण किस में काम करता है? ठोस द्रव गैस तीनों में काम करता है। देखिए ठोस द्रव और गैस तीनों में क्या करता है? कार्य करता है। ठोस द्रव गैस केमिस्ट्री का टॉपिक है और विसरण परासरण भी केमिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन बायोलॉजी में दे दिया क्योंकि कोशिका इसी के माध्यम से सांस लेता है, इसी के माध्यम से अपना भोजन पानी ग्रहण करता है, इसी के माध्यम से सूखता है, पचकता है, फूलता है, ये सब उसी के माध्यम से होता है। तो ये विसरण और परासरण इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ है? दिया हुआ है। तो इसके बारे में एकदम अपना देसी अंदाज में समझिए। समझ में आया? विसरण किस में काम करता है? ठोस। ठोस किसे कहेंगे? जिसका आकार एकदम फिक्स है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, जैसे मार्कर क्या है? ठोस है। द्रव किसे कहेंगे? जिसका आयतन फिक्स हो, लेकिन वो किसी भी प्रकार से क्या हो सकता है? बह सकता है, उसे क्या कहेंगे? द्रव कहेंगे। और गैस आपको पता है हवा में, देखिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, समझ में? एलपीजी गैस, प्राकृतिक गैस, तो ये सब क्या हो जाएगा? गैस। तो ठोस द्रव गैस ये तीनों में क्या करता है? कार्य करता है। अब देखिए विसरण का मतलब होता है क्या? अधिक घना वाला क्षेत्र से निकलकर कम घना वाला क्षेत्र में चल जाना। ये ठोस में कैसे काम करता है? आप लोग मिल में गए हैं गेहूं पिसवाने के लिए? अरे गेहूं पिसवाने के लिए मिल में नहीं जाते हैं? तो देखिएगा उस बोरा का मुंह खोलेगा और ऊपर से उसका ऐसे टोकरी खनिया दिया होगा, और टोकरी में क्या कर देगा? उछूल देगा, और उछूल देगा, उसके बाद से इधर से थोड़ा सा खिसकाएगा तो उधर से गेहूं गिरना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। अब बताइए सबसे ज्यादा घनापन यानी सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ है? कटोरी के ऊपर है कि कटोरी के नीचे है? कटोरी के ऊपर है। अब वो क्या कर रहा है? जैसे देखता है उसमें गेहूं डाल दिया, क्या कर दिया? गेहूं डाल दिया। और गेहूं डाल दिया तो एकदम अड़सल है, पूरा अच्छा से अड़स गया है। समझ में आया? गेहूं। और जैसे दरवाजा खुलता है सब अच्छा है ना, चलो 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 चलो, जगह बन गया। सब कोई हाली 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 कहाँ चलने लगता है? नीचे जाने लगता है। कैसे? नीचे क्या है? कम घनत्व है, और ऊपर क्या है? अधिक घनत्व है। वो अलग बात है कि जब नीचे जाता है तो उसमें मारता है, जाता पीस के आटा बना देता है, चल भागे जैसे समझ में आया? तो वो किस नियम पे कार्य कर रहा है? विसरण के नियम पर। समझ में आया? क्योंकि सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ है? ऊपर, और नीचे क्या है? कम घनत्व है, इसीलिए वो कहाँ आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो जिसका घनत्व ज्यादा होता है तो क्या हुआ? अपने तरफ खींचेगा, वो तो भगाएगा कि भागे जैसे तनसुकी हल्का होके। समझ में आया? देखिएगा जनरल बोगी में जब सीट खाली होता है तो लौट जाता है सब, पहले से हम देख ले रही हम बैठेंगे समझ में आया? मतलब उसके अंदर घनत्व क्या है? ज्यादा है। द्रव में भी कार्य करता है। किसमें कार्य करता है? द्रव में। ये बोतल हो गया, क्या हो गया? बोतल हो गया। बोतल दिखाई दे रहा है सबको? इस बोतल में पानी है, क्या है? पानी भरा हुआ है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। अगर हम इस बोतल में बताइए, इस बोतल के अंदर यहाँ तक पानी है, समझ में आया? तो इस बोतल में बताइए अंदर ज्यादा घनत्व है कि बाहर ज्यादा घनत्व है? अंदर ज्यादा घनत्व है। अगर हम इस बोतल में यहाँ पे छेद कर दें तो पानी अंदर की तरफ अंदर रहेगा कि बाहर भागने की कोशिश करेगा? बाहर भागने की कोशिश करेगा। काहे बाहर भागने की कोशिश करेगा? क्योंकि बाहर घनत्व क्या है? कम है। तो बाहर का जो सांद्रता है, घनत्व को ही सांद्रता बोला जाता है, तो बाहर का जो सांद्रता है वो सांद्रता क्या है?
कम है और अंदर सांद्रता क्या है, ज़्यादा है। मतलब ये कहाँ से कहाँ भागने का कोशिश करेगा, अंदर से बाहर भागने का क्या करेगा, कोशिश करेगा। इसी को हम लोग विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विसरण। इस पानी को अगर हम नीचे गिरा देते हैं, क्या करते हैं, गिरा देते हैं, तो गिराएंगे तो 2 मिनट तक ऐसे टुकुर टुकुर ताकेगा और उसके बाद से धीरे धीरे रास्ता बनाएगा, बन जाएगा तो कहेगा चलो 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 चलो, सब बहने लगेगा। समझ आया। तो ये क्या हो रहा है, विसरण हो रहा है। क्या हो रहा है, विसरण। विसरण का मतलब होता है फैलाव। क्या होता है, फैलाव। समझ आया। मतलब जो इकट्ठा होकर एकदम एक में गुजू पुत्र होकर बैठे हैं वो क्या हो जाए, फैल जाए। समझ में आया। इसको क्या कहेंगे, विसरण। क्या कहेंगे, विसरण। विसरण का मतलब होता है फैल जाना। कोई दिक्कत है विसरण में? ठोस में समझ में आ गया, द्रव में भी समझ में आ गया। गैस में क्या होता है, गैस में भी विसरण होता है। गैस में कैसे विसरण होता है, कौन सेंट मार के बगल से गुजरा है कि पाद मार के गुजरा है ये सब कैसे पता चलता है, विसरण के माध्यम से। किसके माध्यम से, विसरण के माध्यम से। समझ में आ रहा है। अब देखिए अगर कोई सेंट मारा है, खूब बढ़िया सेंट मार के बगल से क्या हो रहा है, गुजर रहा है, तो आपको विसरण के माध्यम से पता चल जाएगा, ओहो बड़ा बढ़िया सेंट मर रहे हैं। समझ में आया। और कौन 4 दिन से नहीं नहिले है, अब बगल से गुजर गया, नाक दाबिएगा, चुट्टा कौन है थारे, निकल भरी समझ में आया। तो ये किसके माध्यम से होता है, विसरण के माध्यम से। इसका मतलब गैसों में भी विसरण होता है। आप लोग घर में देखिएगा एलपीजी सिलेंडर क्या होता है, लीक करता है। तो आप लोग को सब रूम में बैठे हैं, रसोई घर में सिलेंडर लीक किया, आप लोग समझ जाते हैं अरे महक रहा है, लग रहा है गैस लीक कर रहा है, जल्दी देखो कौन कौन चीज हुआ है। तो इसका मतलब गैस में भी क्या होता है, विसरण होता है। गैस क्या होता है, फैलता है। जैसे आप लोग अगरबत्ती को कमरा में मार कर रख दीजिए, अब बताइए वो अगरबत्ती में से जो धुआं निकल रहा है गैस के फॉर्म में है कि नहीं है। आप लोग एक कोना में जला लेकिन इस कोना तक सुगंध उसका आएगा। इसका मतलब उसके अंदर भी क्या हो रहा है, विसरण हो रहा है। तो विसरण ठोस, द्रव, गैस तीनों में होता है। कोई दिक्कत है नहीं। एक होता है परासरण। क्या होता है, परासरण। विसरण का मतलब समझ में आ गया, अधिक सांद्रता वाले को छोड़कर किसमें आ रहना, कम सांद्रता वाले में, इसको क्या कहेंगे, विसरण। एक होता है परासरण। क्या होता है, परासरण। परासरण, परासरण क्या होता है, परासरण का मतलब होता है कि कम सांद्रता वाले से, कहाँ से, कम सांद्रता वाले से, कम सांद्रता से कहाँ जाना, अधिक सांद्रता की ओर जाना। अधिक सांद्रता, सांद्रता का तो मतलब आप लोग को समझ में आ गया। सांद्रता का मतलब होता है क्या, भीड़ भाड़। क्या होता है, भीड़ भाड़। कोई दिक्कत है तो यहाँ बताइए, कम सांद्रता। अब बताइए कोनो आदमी कम सांद्रता वाला यानी कि अपना कंफर्ट जोन को छोड़कर भीड़ भाड़ में कहाँ घुसेगा, इसी को कहते हैं परासरण। आपको ये सर ये कैसे संभव है, समझ में आया। जैसे कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया है, बहुत ज़्यादा भीड़ लगा है, समझ में आया, और आप क्या कर रहे हैं, कम एरिया वाले में है, तो बताइए आप कहाँ जाइएगा वो भीड़ भाड़ वाले एरिया में, समझ में आया। ये कैसे संभव है कहीं, लेकिन परासरण होता है, ये संभव है। पता है कहाँ पे, कभी आप लोग देखे हैं भीड़ लगते हुए, जैसे कहीं पे कोई बाइक चला के जा रहा है, सब ठीक है, बाइक चला के एकदम एक एक्सीलेटर ऐंठते हुए, कोनो लड़की देखा खूब बढ़िया से ऐंठ दिया, आगे ले जाकर लड़ा दिया लड़ा के वहीं पे छिटा गया। जब छिटा जाएगा तो उसके अगल बगल में लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे, अगल बगल में लोग भीड़ लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। वो लोग कहाँ पे थे, अलग अलग जगह पे बैठे हुए थे अपने कंफर्ट जोन में, लेकिन बताइए वो सब लोग किस तरफ आकर्षित हो गए, भीड़ की तरफ। एक वो भीड़ लगा चारों तरफ से, अगल बगल से क्या हुआ है जी, जहाँ माथा फूट गया, लीवर लटक रहा है, लग गुर्दा इधर निकल गया जी, उसका टंगरी होते छिटाया है, अब उसको बिटोरा जाएगा, तो वहाँ पे भीड़ लगेगा कि नहीं लगेगा। तो बताइए कम सांद्रता के वाले लोग कहाँ अधिक सांद्रता में आए कि नहीं आए, इसी को कहते हैं विसरण। क्या कहते हैं, विसरण। समझ में आया। अब विसरण ये तो हम लोग हो गया एग्जाम्पल के माध्यम से समझे कि इसे विसरण क्यों कहेंगे। कम सांद्रता को छोड़कर अधिक सांद्रता में आ गया तो क्या हो गया, विसरण। जैसे आप लोग एसी वाला में घुस गए, जैसे हम क्या बोले हैं, अरे सॉरी, इसको परासरण कहेंगे। क्या कहेंगे, परासरण। कम सांद्रता वाला को छोड़कर किसमें आ गया, अधिक सांद्रता, यानी एक जगह भीड़ इकट्ठा हो गया, इसको क्या कहेंगे, परासरण। समझ में आया। कहीं गाँव मोहल्ला में झगड़ा होता है देखिएगा, सब लोग आपसे में एक ही जगह जुट जाएगा, समझ में आया, और जुट जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, परासरण। कोनो आया एकदम डमरू लेके, चलो आओ देखो हम दिखाते हैं कैसे आदमी से बंदर बनाया जाता है, बंदर से कैसे ऑर्केस्ट्रा इस तरह से क्या होता है बनाते हैं। तो इस तरह से अगर कोई डमरू बजा के क्या करता है, भीड़ इकट्ठा करता है, मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, परासरण। लोग कम सांद्रता वाले में थे और सब लोग एक जगह इकट्ठा हो गए, मतलब क्या हो गया, परासरण। समझ में आया। एक और एग्जाम्पल देखिए, विसरण का मतलब होता है कम से कहाँ चल जाना, ज़्यादा से कहाँ चल जाना, कम में। आप लोग जनरल डिब्बा से उठ के कहाँ चले गए हैं, एसी में, और टीटी आया 2-4 थप्पड़ लगाया, भाग जल्दी जनरल में तो वहाँ पे आपका मजबूरी है, फिर आप कम सांद्रता वाले को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, ज़्यादा सांद्रता वाले में, तो इसे क्या कहेंगे, परासरण। लेकिन ये किसमें होता है, तो केवल और केवल द्रव में होता है। परासरण किसमें होता है, द्रव में होता है। ठोस या फिर गैस में क्या होता है, नहीं होता है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखिए परासरण किसमें होगा, केवल और केवल द्रव में। क्या ठोस में होगा, नहीं। क्या गैस में होगा, नहीं होगा। समझ में आया। जो विसरण होता है ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में होता है, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो परासरण होता है ये किसमें होता है,
केवल और केवल द्रव में होता है। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है। क्या है? कंडीशन है। अब बताइए कोई भी कम क्षेत्र वाला छोड़ के अधिक क्षेत्र में कहाँ घुसेगा? तो इसके लिए कुछ ना कुछ क्या चाहिए आपको? कंडीशन चाहिए। कंडीशन क्या होना चाहिए? बीच में एक वो आपको अर्ध पारगम्य झिल्ली चाहिए। कैसा झिल्ली चाहिए? अर्ध पारगम्य झिल्ली चाहिए। हम यहाँ पे ये क्या बनाते हैं? एक टॉप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टॉप बनाते हैं। दिखाई देने लगा? तो ये हम एक क्या बना लिए? एक बीकर बना लिए। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए बीच में कौन सा झिल्ली है? अर्ध पारगम्य झिल्ली। कैसा झिल्ली है? अर्ध पारगम्य झिल्ली है। अब हम एक तरफ इसमें क्या भर देते हैं? द्रव भरते हैं। क्या भर रहे हैं? द्रव है। और बीच में ये झिल्ली का नाम क्या है? अर्ध पारगम्य झिल्ली। कैसा झिल्ली है? अर्ध पारगम्य। यानी कुछ चीजों को बाहर आने जाने की अनुमति है, सभी लोगों को नहीं है। तो इधर हम लोग जल भर दिए और इधर भी हम लोग जल भर दिए। क्या भर दिए? जल भर दिए। अब देखिए हम लोग एक काम करते हैं, अभी इससे पहले हम लोग एक बार और आपको विसरण के माध्यम से देखिए। आप किशमिश देखे हैं? किशमिश, किशमिश को अगर आप पानी में डालिएगा तो क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, सबसे ज्यादा घनत्व वही किशमिश के अंदर था कि पानी के अंदर था? किशमिश के अंदर था। अरे किशमिश सब आपसे एकदम घिचुरिया गया है, सट गया, एक दूसरे के अंदर सट के और ज्यादा घना हो गया है। तो सबसे ज्यादा घनत्व किसके अंदर था? किशमिश के अंदर था। अब पानी के अंदर घनत्व क्या था? कम था। हम क्या बोले हैं? कम घनत्व को छोड़कर अधिक घनत्व में जाना क्या कहलाता है? परासरण। इसका मतलब जो किशमिश फूल गया है वो कैसे फूला है? परासरण के माध्यम से फूला है। कोई दिक्कत है? अब एक और प्रैक्टिकल आप लोग देखिएगा, जो पनिया आपका है ना, पनिया, किशमिश जब फूल गया, अंगूर देखे? अंगूर, अंगूर तो अरे अंगूरे को सुखा के किशमिश बना दिया जाता है, समझ में आया? और किशमिश को पानी में डालते हैं तो फूल जाता है। तो एक काम कीजिएगा, अंगूर को एक काम कीजिएगा, अंगूर लेकर आइएगा, आप पानी में डालिएगा। किस में डालिएगा? पानी में। लेकिन सिंपल पानी में मत डालिएगा, उस पनिया में नमक घोल दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? नमक घोल दीजिएगा। और जब पानी में नमक घोलिएगा तो बताइए पानी का घनत्व घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। अरे पानी पहले अलगे अलगे था और उसमें चीनी घोल के और उसको घना कर दिया आप। घना हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब उसमें आप अंगूर को डालिएगा, अंगूर वह सिकुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। मतलब किसके अंदर ज्यादा घनत्व था? अंगूर के अंदर ज्यादा घनत्व था कि पानी के अंदर? पानी के अंदर घनत्व ज्यादा था, अंगूर के अंदर कम था। लेकिन फिर भी कम को छोड़कर कहाँ चला गया? ज्यादा की ओर चला गया। इसे ही तो हम क्या कहते हैं? परासरण। क्या कहते हैं? परासरण। अब एग्जाम्पल में समझिए, यहाँ पे लाइव एग्जाम्पल। ये हो गया जल। क्या हो गया? जल। और ये हो गया जल प्लस नमक। जल में हम क्या, नमक चाहे चीनी घोल दीजिए। क्या घोल दीजिए? चीनी। हम क्या घोल दिए इसमें? चीनी। शट डाउन हो गया। ठीक है, अब इसको छोड़िए, यहाँ आप समझिए। हम पानी और चीनी को क्या कर दिए? घोल दिए। और एक तरफ सिर्फ और सिर्फ क्या रख दिए? पानी। और दोनों के बीच में क्या लगा दिए? अर्ध पारगम्य झिल्ली। कैसा झिल्ली? अर्ध पारगम्य झिल्ली। अब बताइए सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ पे है? चीनी पानी, चीनी पानी में या कि ये नॉर्मल पानी में? चीनी पानी में घनत्व क्या है? ज्यादा है, क्योंकि जब चीनी उसके अंदर घुला है तो उसका घनापन और बढ़ा दिया है। समझ में आया? नहीं, अगर आपको विश्वास नहीं है, अरे घर पर जाइएगा, ठीक है, घर पर जाके एक गिलास ले लीजिएगा, उस गिलास में नॉर्मल पानी क्या कर लीजिएगा? ले लीजिएगा नॉर्मल पानी, एकदम नॉर्मल। उस नॉर्मल पानी में आप एक आलू को डालिएगा, आलू अंदर क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। आलू क्या हो जाएगा? अंदर डूब जाएगा। मतलब पानी का घनत्व कैसा है? कम है। आलू का घनत्व कैसा है? ज्यादा है। इसीलिए कम घनत्व वाले में ज्यादा घनत्व क्या हो गया? अंदर डूब गया। जैसे अगर पानी में कील डाले तो कील का घनत्व यानी कांटी का घनत्व क्या है? ज्यादा है, तो अंदर घुस जाएगा। अब वहीं अगर हम फोम डालें, ये प्लास्टिक हो गया, इस प्लास्टिक को दबोर के अगर हम कहाँ डाल रहे हैं? पानी में, तो क्या हो जाएगा? तैरने लगेगा, क्योंकि इसका घनत्व क्या है? कम है। इसी प्रकार अगर आलू को डालते हैं किसमें? पानी में, तो पानी में क्या हो जाएगा? डूब जाएगा, क्योंकि पानी का घनत्व क्या है? कम है, आलू का घनत्व ज्यादा है। अब एक काम करते हैं हम लोग, पानी का घनत्व बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। इसको कल हम यहाँ पर लाइव करके दिखाएंगे, ठीक है? तो यहाँ देखिए, अब हम क्या करते हैं? लाते हैं किसको? पानी में। अब पानी में अगर नॉर्मल पानी में आलू डाले तो आलू कहाँ चला गया? नीचे। अब पानी के घनत्व को बढ़ाएंगे। पानी के घनत्व को कैसे बढ़ाएंगे? उसमें नमक घोल देते हैं या चीनी घोल देते हैं। तो सपोज दैट नमक घोल देते हैं। क्या घोल देते हैं? नमक। एक चम्मच नमक उठाइए और पानी में क्या कर दीजिए? घोल दीजिए। अब पानी का घनत्व क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। अब उसमें आप आलू डालिए, आलू तैरने लगेगा। आलू डूबेगा नहीं, आलू क्या हो जाएगा? तैरने लगेगा। आप लोग कभी प्रैक्टिकल किए हैं इसका? आज आप लोग घर पे जाकर प्रैक्टिकल करके देखिएगा। आलू क्या होने लगेगा? तैरने लगेगा। इस तरह से नॉर्मल पानी में डालेंगे तो आलू क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। समझ में आया? तो घनत्व क्या होता है? ज्यादा होगा। और ज्यादा घनत्व से कम घनत्व में जाना विसरण, और कम घनत्व से ज्यादा घनत्व में जाना परासरण। अब कम घनत्व से ज्यादा घनत्व में कोई क्यों जाएगा? क्योंकि उसको यहाँ पे कंफर्टेबल महसूस नहीं होगा। समझ में आया? अब ये परासरण की क्रिया कहाँ पे होती है? परासरण की क्रिया होती है आपके जड़ों में। जो पेड़ पौधा की जड़ें होती हैं, पेड़ पौधा का जड़ होता है कि नहीं होता है? होता है। तो जब आप पेड़ पौधा के जड़ में पानी डालते हैं, क्या डालते हैं? पानी डालते हैं, तो वो पानी को सोखता कैसे है? परासरण के माध्यम से। किसके माध्यम से? परासरण के माध्यम से। बताइए अधिक घनत्व कहाँ है? पेड़ पौधा के अंदर की पानी के अंदर? अधिक घनत्व कहाँ है? पेड़ पौधा के अंदर।
पेड़ पौधा के अंदर घनत्व क्या है, ज़्यादा है, और बाहर घनत्व क्या है, कम है। लेकिन फिर भी ये घनत्व अधिक, कम घनत्व से अधिक घनत्व में पानी को क्या कर लेता है, सोख लेता है। तो ये कैसे सोख लेता है, परासरण के माध्यम से। किसके माध्यम से, परासरण के माध्यम से। तो परासरण के माध्यम से पेड़ पौधे के जो जड़ होते हैं वो पानी को क्या कर लेते हैं, सोख लेते हैं, और सोख कर इस जल को कहाँ ले जाते हैं, पत्तियों के पास, ताकि वो क्या कर सके, भोजन बना सके। कोई दिक्कत है। जिसमें पाया जाता है जाइलम, उत्तक आगे आपका दूसरा चैप्टर है उत्तक, उसमें जाइलम और फ्लोएम के बारे में बताएंगे, समझ में आया। तो जाइलम नामक जो उत्तक होता है वो जल को क्या कर लेता है, सोख लेता है, और किसके पास पहुंचा देता है, पत्तियों के पास पहुंचा देता है। तो विसरण और परासरण क्यों जरूरी है, ये समझ में आ गया। विसरण के माध्यम से क्या होता है, पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना क्या करते हैं, जल ग्रहण करते हैं। कोई दिक्कत है। तो एक बात बताइए, पेड़ पौधा देखिएगा, कोई वो क्या करता है, दुश्मनी रहता है तो पेड़ पौधा सुखा देता है, समझ में आया। पेड़ पौधा में अगर हम पानी डालें तो पानी का घनत्व कैसा है, कम। पानी का घनत्व कैसा है, कम। अब पेड़ पौधों का घनत्व, अंदर जो घनत्व है शोर का, उस शोर का घनत्व कैसा है, ज़्यादा। तो ये कम से ज़्यादा को विसरण के माध्यम से खींच लिया, क्योंकि उसके ऊपर अर्धपारगम्य में क्या लगा है, झिल्ली लगा है। अब एक हम क्या काम करते हैं, नमक वाला पानी, नमक खूब बढ़िया पानी क्या करते हैं, नमक घोल देते हैं और उसको ले जाकर जड़ में डाल देते हैं। अब बताइए, पेड़ पौधा पानी सोखेगा कि पेड़ पौधा पानी बहरी फेंक देगा, फेंक देगा, क्योंकि इधर का घनत्व क्या है, ज़्यादा है, और उधर का घनत्व क्या हो गया, अब कम हो गया। तो नमक वाला पानी यही नहीं कहेगा कि हमको अंदर ले चलो, कहेगा तू और ही पानी दे हमको तो अंदर से क्या करेगा, पानी खींचना शुरू कर देगा, और जब पानी खींचना शुरू करेगा तो पेड़ धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाएगा, समझ आया। तो ऐसा नहीं किसी का पेड़ जाकर सुखा दीजिएगा गधा सब एक हमसे पूछ रहा था, सर पेड़ सुखाने का विधि क्या होता है, हम बोले उसमें हमेशा पानी देते रहना, सूख जाएगा समझ में आया। तो अगर नमक वाला पानी यानी कि ज़्यादा घनत्व वाला पानी अगर पेड़ के जड़ में डालिएगा तो पेड़ धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सूखने लगेगा। क्योंकि अब वो क्या करेगा, जोक देखे हैं, जोक या फिर डोका, तो इसमें देखिएगा जब आता है ना केचुआ वेचुआ चाहे जोक आता है तो लोग कहते हैं नमक ले जाके इसमें छिड़क दो मर जाएगा। सुने कि नहीं, देखे गाँव देहात में हम लोग प्रैक्टिकल भी किए हैं, जोक पे ले जाके जब नमक छिड़कते हैं तो क्या होते हैं, मर जाता है। वो कहाँ मर जाता है, तो हमको बताइए तो। नॉर्मल पानी में रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, उसके ऊपर एक प्लास्टिक का परत लगा है कि नहीं लगा है, जैसे जोक हो गया, जोक के ऊपर एक प्लास्टिक का परत लगा है कि नहीं लगा है, लगा है। तो जब उसके ऊपर एक प्लास्टिक का परत लगा हुआ है तो वो है अर्धपारगम्य झिल्ली। कैसा झिल्ली है, अर्धपारगम्य। हम लोग का चमड़ा भी कैसा है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। अंदर से पसीना होता है तो बाहर निकाल देता है, ऊपर क्रीम मलहम तेल ओल पूछते हैं तो कहाँ दे देता है, अंदर फेंक देता है। मतलब ये भी क्या है, अर्धपारगम्य है। उसी प्रकार जो जोक वगैरह है, जोक हो गया, केचुआ हो गया, डोका हो गया, इस सब का जो क्या होता है, जो झिल्ली होता है कैसा होता है, अर्धपारगम्य होता है। कैसा होता है, अर्धपारगम्य होता है। और जब अर्धपारगम्य होता है तो बताइए इसका घनत्व अंदर ज़्यादा है कि बाहर ज़्यादा है, अंदर घनत्व क्या है, ज़्यादा है। मतलब ये बाहर से जल को अंदर क्या कर सकता है, ले सकता है। लेकिन जब हम डायरेक्ट नमक डाल देते हैं तो नमक बाहर का घनत्व क्या कर देता है, बढ़ा देता है। यानी बाहर उसकी सांद्रता क्या हो गई, बढ़ गई। और जब बाहर सांद्रता बढ़ गई तो नमकवा क्या करेगा, अंदर से पानी खींचेगा, निकल भरी निकल तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, पानी का कमी हो जाएगा। जब जोक के ऊपर आप नमक डालिएगा तो अंदर से उसके शरीर के अंदर से पानी ये क्या करेगा, बाहर खींचने लगेगा। क्योंकि ये परासरण का नियम है कि अंदर का क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अंदर का जो भी पानी है कहाँ खिंचाया जाएगा, बाहर ही खिंचाया जाएगा। और उसके बाद से नमक देखिएगा, नमक पूरा भीग जाएगा। जैसे उसके शरीर पर डालिएगा नमक पूरा तरीका से क्या हो जाएगा, भीग जाएगा। वो भीगा कहाँ से, उसका पनिया कहाँ से आया, नमक को भेने भर के उसका शरीर में से निकला है। और किसी के शरीर में आपको बताए हैं कोशिका चैप्टर में कि कोशिका में जब 1% का पानी का कमी होता है तो प्यास लगता है, 10% का कमी होता है तो आदमी क्या हो जाता है, निपट जाता है। अब बताइए नमक छिड़क दी तो उसके अंदर का पानी कहाँ आ गया, बाहर आ गया। और उसके अंदर हो गया डिहाइड्रेशन यानी पानी का कमी। और जब पानी का कमी हो गया तो जो क्या हो जाता है, मर जाता है। यहाँ पर भी परासरण पूरा फुल टू परासरण का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। कोई दिक्कत है। अब कोई अगर कहेगा कि जोक के ऊपर क्या करो, नमक डालो, तो कहिएगा नहीं डालेंगे, परासरण का कॉन्सेप्ट है ही, मर जाएगा बेचारा वो, उसका क्या कसूर है। लेकिन कोनो देखिएगा अजीब होता है, कोनो जोक वो देखिएगा, जोक जो होता है उसके ऊपर एंटीसेप्टिक पाया जाता है। और वो क्या करता है ना, शून्य कर देता है। किसी भी चीज़ को जब काटेगा ना तो शून्य कर देगा, और शून्य करके अंदर से एक मटेरियल छोड़ेगा। वो मटेरियल क्या करता है, जब शून्य कर देगा तो मटेरियल छोड़ेगा, तो मटेरियल क्या करेगा, ब्लड को एकदम पतला कर देगा ताकि उसको चूसने में क्या हो, आसानी हो। तो कई को खून चूसवा जोक होता है जिसको भैंसैया जोक कहते हैं, सुने लो कि नहीं रेता वगैरह में कोई जाता है ना डोका वगैरह बिलने के लिए तो उसके पैर में लग जाता है, अब बढ़िया से खून चूस लेता है सब, खून चूस के चल जाएगा। आपको बाद में पता चलेगा कि जा खून बह रहा है, समझ में आया। तो इसके लिए क्या करते हैं लोग, जो रोड़ा वाला नमक होता है, रोड़ा वाला नमक देखे ना, ढेला ढेला, वो वाला नमक इसको जीन्स में रख कर इसको क्या कर लेते हैं, मोड़ लेते हैं। अब मोड़ के उसके बाद से पानी में जाते हैं तो उसमें पानी लगेगा तो नमकवा पिघल पिघल कर कहाँ रहता रहेगा, गुड़वा में जाता रहेगा। और डरे उस नमक की वजह से कहाँ नहीं आएगा, गुड़ पे नहीं चढ़ेगा। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, रक्षण हो जाएगा। नहीं करता है तुम लोग, कौन कौन है यहाँ पे जो जाता है उधर मछली उछली मारने के लिए, करते हैं आप लोग ऐसे, तब जो पकड़ लेता होगा देखिएगा। तो इसका उपाय रेता वगैरह में आप लोग कहाँ से आए हैं जी, मंगल ग्रह से नहीं आए हैं लोग।
रेता वगैरह में जो पॉइंट होता है उसमें रोड़ा वाला नमक रख के क्या कर लेता है लोग, मोड़ लेता है। और वो पानी से जब भीजेगा तो रोड़ा वाला नमक क्या होगा, धीरे धीरे पसीजेगा और पसीज के पैर में पूरा क्या होता रहेगा, पोताता रहेगा। तो जो कभी नहीं पकड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि उसको नमक से सख्त एलर्जी है। नमक जैसे उसके पास जाएगा उसके अंदर क्या होने लगेगा, परासरण की क्रिया शुरू, और उसके अंदर डिहाइड्रेशन, फिर बेचारा का मौत पक्का है। इसीलिए जल्दी आपके पैर में सटेगा ही नहीं। कोई दिक्कत है? तो विसरण में कोई दिक्कत, परासरण में कोई दिक्कत। विसरण और परासरण में क्या अंतर है? विसरण का मतलब क्या होता है कि अधिक सांद्रता वाले जगह से निकलकर कहाँ पे जाना, कम सांद्रता। और परासरण का मतलब होता है कि कम सांद्रता वाले से अधिक सांद्रता में जाना। कोई दिक्कत? जो विसरण होता है ठोस, द्रव, गैस तीनों में हो जाएगा, जबकि परासरण केवल किसमें होगा, द्रव में होगा। कोई दिक्कत है? तो विसरण और परासरण में अंतर पूछता है। आपका किताब लाइए, अब देखा जाए। देखिए विसरण का यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे किताब में देखिए पेज नंबर 12, यहाँ लैपटॉप बैठ गया है तो आपको दिखाते हैं। लिखा है विसरण गैस, द्रव तथा विलेय के अणुओं की उनके अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता की ओर होने वाले गति को क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। ये पूरा का पूरा किताबी भाषा समझ में आया है? जो हम समझाए वो समझ में आया है? बस उसी चीज़ को ये थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में लिख दिया है। समझ में आया? बाकी आप लोग अपने भाषा में लिख सकते हैं और इस भाषा में भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है?